नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का। देखिए, आप लोगों को आरओ मुख्य परीक्षा उत्तर लेखन कार्यक्रम जो करवाया जा रहा है हम लोगों की तरफ से, आरओ मुख्य परीक्षा उत्तर लेखन कार्यक्रम, इसमें जो है निबंध संबंधित दिशा निर्देश आप सभी को जानने चाहिए थे, या निबंध संबंधी दिशा निर्देश आप लोगों को बताना है। ठीक है, तो इसी पे आज हम चर्चा करेंगे कि एक निबंध लेखन में या सही निबंध लेखन में क्या क्या हमको ध्यान रखना चाहिए और आप लोग क्या क्या त्रुटियां करते हैं, इस पे हम बात करेंगे। ठीक है, जैसे आप लोगों की पहली कॉपी हमने चेक की तो उसमें आप लोगों ने क्या क्या त्रुटियां की और क्या क्या बात कॉमन है जो निबंध लिखते समय आपको ध्यान रखना चाहिए। देखिए, यहाँ पहला पॉइंट हमने दिया है कि निबंध जो है संबंधित शीर्षक के सटीक अर्थ या भाव को समझें। इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी निबंध आपको लिखने के लिए दिया गया है तो निबंध के सटीक अर्थ को जानना जरूरी है, तभी आप निबंध का भाव समझ पाएंगे। भाव का मतलब मोटिव, वो निबंध पूछे जाने का मोटिव क्या है, एग्जामिनर आपसे जानना क्या चाह रहा है, ये आप तभी व्यक्त कर पाएंगे अपनी कॉपी में, तभी लिख पाएंगे जब उसके सटीक अर्थ को समझेंगे। जैसे उदाहरण के लिए आपको निबंध दिया गया था कि समाज के नवनिर्माण में साहित्य की भूमिका ये टॉपिक आपको दिया गया था। अब यहाँ पे आप इस टॉपिक को अच्छे से एक्सप्लेन तभी कर पाएंगे, अच्छे से तभी लिख पाएंगे जब आपको ये मालूम होगा कि समाज क्या है, नवनिर्माण क्या है और साहित्य क्या है। तभी आप ये बता पाएंगे कि समाज के नवनिर्माण में साहित्य कैसे महत्वपूर्ण है। ठीक है, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, आपने ये सुना ही है। ठीक है, यानी कि दो या दो से अधिक लोग समान रहन सहन, खान पान, संस्कृति वाले जब दो या दो से अधिक लोग एक साथ किसी विशेष स्थान पर निवास करते हैं तो उसे समाज की संज्ञा दी जाती है। और समाज का नवनिर्माण कैसे होता है? समाज का नवनिर्माण का मतलब ये हुआ कि जैसे प्राचीन काल में हमारा समाज जैसा था, मानव समाज जैसा था, वैसा आज नहीं है। प्राचीन काल में क्या था? आदि मानव थे। आदि मानव का रहन सहन आज के जीवन से बिल्कुल अलग था। और आज का जो समाज है वो ऐसा ही आज के 10 साल बाद का समाज नहीं रहेगा। ठीक है, यानी समाज परिवर्तित होता रहता है, समाज का नवनिर्माण होता रहता है। और नवनिर्माण समाज का तभी कहा जाएगा जब पॉजिटिव वे में उसका निर्माण हो। जैसे आज हम जितने सभ्य हैं, आज हम जितने पढ़े लिखे हैं, उससे ज़्यादा सभ्य अगर आने वाले समय में हम बन जाएंगे तो इसे कहेंगे हम नवनिर्माण। और उससे ज़्यादा असभ्य बनेंगे तो नवनिर्माण नहीं बल्कि विनाश हो रहा है। ठीक है, तो नवनिर्माण का मतलब होता है कि हमारा समाज आज जिस दशा और दिशा में है, जिस स्थिति परिस्थिति में है, कल उससे और बेहतर हो, उससे और सभ्य हो, अपनी देश, जाति, भाषा, लिंग, ठीक है, संस्कृति आदि को लेकर उसमें सम्मान हो, तो उसे क्या कहते हैं? समाज का नवनिर्माण कहते हैं। ठीक है, साहित्य क्या है? अब यहाँ आपको ये भी जानना जरूरी हो जाता है साहित्य। तो साहित्य मतलब सा का मतलब वह और हित्य का मतलब हित। ठीक है, वह जो हित की बात करे, किसके हित की बात करे? समाज के हित की बात करे। ठीक है, तो इस तरीके से अगर आप सटीक शीर्षक के भाव को समझ जाएंगे, शीर्षक का सटीक भाव समझ जाएंगे, तो आप अपने निबंध को आसानी से लिख पाएंगे। और परिचय में यही लिखना भी है कि समाज के नवनिर्माण में साहित्य किस प्रकार सहायक है। देखिए, साहित्य जो होता है वो समाज का ही अंग होता है, समाज के लोगों द्वारा ही लिखा जाता है। तो जाहिर सी बात है, जब समाज के लोग उसको लिखेंगे तो समाज से संबंधित चीज़ें ही लिखेंगे। तो साहित्य समाज से प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकता है। ठीक है,
और समाज भी साहित्य से प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकता है। जैसे व्यक्ति पढ़ता लिखता है, देखता है, सुनता है, जानता है, वैसे ही वो व्यवहार करने लगता है। ठीक है। अब मुंशी प्रेमचंद ने उपन्यास लिखे जो विभिन्न, उन्होंने जिस समाज में वो रहते थे उस समाज की दशा दिशा उन्होंने देखी थी, उसको वो नई दशा दिशा देना चाहते थे। ठीक है, जिस समाज के भुक्तभोगी थे, तभी उन्होंने लिखा। उन्होंने सामंतवाद के खिलाफ लिखा, उन्होंने श्रमिक वर्ग की समस्याओं को उठाया। तो देखिए, श्रमिक वर्ग की समस्याओं के उन्मूलन पर ध्यान दिया गया। ठीक है, तत्कालीन समाज द्वारा। ठीक है, सामंतवाद का उन्मूलन किया गया। तो साहित्य से समाज प्रभावित होता है और समाज से साहित्य प्रभावित होता है। साहित्य और समाज दोनों एक दूसरे से अंतर संबंधित हैं, इनको आप अलग नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको परिचय में लिखना है कि सटीक अर्थ क्या है, अर्थ समझते हुए उसके भाव को हमको स्पष्ट करना है। यहाँ एक चीज़ और, जब आप आरओ और पीसीएस जैसी परीक्षाओं के लिए निबंध लिख रहे हैं तो इसमें शाब्दिक अर्थ स्पष्ट करना उतना ज़रूरी नहीं होता है। शाब्दिक अर्थ समझना ज़रूरी होता है, आपको समझ में आना चाहिए, लेकिन इसको अपनी कॉपी में लिखना उतना ज़रूरी नहीं होता है जितना कि उसका भाव लिखना। भाव का मतलब निबंध पूछे जाने का मोटिव क्या है, उसको स्पष्ट करना ज़्यादा ज़रूरी होता है परिचय में। ठीक है, चलिए अगला इंस्ट्रक्शन आपका क्या है कि संबंधित शीर्षक के कंटेंट एक डायरी या नोटबुक में नोट कर लें, जिससे भविष्य में उसका उपयोग कर सकें। ठीक है, कंटेंट का मतलब जैसे मान लीजिए आप कोई न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, आप कोई मैगजीन पढ़ रहे हैं, आप टीवी देख रहे हैं, रेडियो सुन रहे हैं, सोशल मीडिया पर हैं। ठीक है, कहीं से भी कुछ ऐसे कंटेंट मिल गए जो हमको निबंध लेखन में सहयोग दे सकते हैं, निबंध लेखन में हमारे काम आ सकते हैं, तो उनको आप एक नोटबुक बनाइए और उस नोटबुक में आप क्या करिए, टॉपिक वाइज जो है बांट लीजिए। एक मोटी सी कॉपी लीजिए, टॉपिक वाइज बांट लीजिए कि अगर साहित्य से संबंधित कोई निबंध आएगा तो हम इसमें लिखेंगे। ठीक है, समाज से संबंधित कोई निबंध आएगा तो इसमें लिखेंगे, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से संबंधित कोई निबंध आएगा तो यहाँ लिखेंगे। ऐसे सेक्शन वाइज बांट लीजिए और फिर जो भी कंटेंट, जैसे साहित्य से रिलेटेड कंटेंट आपको कहीं मिला तो उसको वहीं आप नोट कर लीजिए। ठीक, समाज से संबंधित मिला तो वहाँ नोट कर लीजिए, विज्ञान से संबंधित मिला तो वहाँ नोट कर लीजिए। इससे फ़ायदा क्या होगा कि किसी भी टॉपिक पे जब आप निबंध लिखना शुरू करेंगे तो आप इस कंटेंट का यूज निबंध लेखन में कर पाएंगे, आपको ये कंटेंट याद हो जाएगा। नहीं तो निबंध लिखने जब बैठिए एग्जाम में तो याद ही नहीं आता है और बिना फैक्ट और डाटा के हमारा निबंध जो है इनरिच नहीं हो पाता, समृद्ध नहीं हो पाता है। ठीक है, अच्छा एक चीज़ और यही मैं बताना चाहूँगा, आप लोग जानते हैं कि नहीं, आप लोगों को सिलेबस तो दिया गया था, आप लोगों को ये भी मालूम होना चाहिए कि आरओ में निबंध कितने पूछे जाते हैं और कैसे पूछे जाते हैं। तो देखिए, आरओ में निबंध के 3 सेक्शन होते हैं। टोटल 120 नंबर का निबंध आता है। ठीक है, 40-40 नंबर के 3 निबंध आपको लिखने होते हैं। सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी। सेक्शन ए में आपको 3 टॉपिक दिया जाएगा, 1, 2, 3। इसमें भी 3 टॉपिक दिया जाएगा, 4, 5, 6, और इसमें भी 3 टॉपिक दिया जाएगा, 7, 8, 9। 3 टॉपिक रहेंगे, तीनों में से कोई एक टॉपिक आपको चुनना होता है। ये साहित्य एवं समाज से संबंधित होगा, ये आपका जो है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से संबंधित होगा, और ये आपका समसामयिक विषयों से संबंधित निबंध होगा। ठीक है, तो ऐसे जो है आपको 3 निबंध, एक निबंध सेक्शन ए से, एक निबंध सेक्शन बी से और एक निबंध सेक्शन सी से आपको लिखना होगा। तो 40 नंबर का ये, 40 नंबर का ये, 40 नंबर का ये, और आपके पास जो शब्द सीमा होती है एक निबंध लिखने की 600 शब्दों की, यानी टोटल आपको 1800 शब्द लिखने होते हैं। ठीक है, निबंध में। चलिए, तो संबंधित कंटेंट को एक डायरी या नोटबुक में हमको अच्छे से नोट कर लेना है ताकि हमको वो फ्यूचर में काम दे। ठीक, आगे देखिए, अभी देखिए समाज के नवनिर्माण में साहित्य की भूमिका हमको लिखना है,
तो जाहिर सी बात है कि साहित्य के हमको कुछ कोटेशन वगैरह देने होंगे अपने निबंध को इनरिच करने के लिए। तो कोटेशन वगैरह अगर हम अपने नोटबुक में नोट किए रहेंगे तो हमको याद रहेगा, और अगर नहीं नोट किए रहेंगे तो हमको भूल जाएगा। तो इसलिए इसको नोट कर लेना ज़रूरी है। जैसे मान लीजिए आपको कबीरदास का कोई दोहा लिखना हुआ साहित्य में, और उस समय वो याद ही नहीं आ रहा था, आप कैसे लिखेंगे? तो इसलिए उसको याद किए रहना चाहिए आपको, और याद तभी होगा जब आप डायरी में नोट रखेंगे। चलिए, तीसरा फैक्ट हमारा है कि निबंध लेखन शुरू करने से पहले मोटे तौर पर उसकी एक रूपरेखा तैयार कर लें। देखिए, जब आप निबंध लिखना शुरू करेंगे तो उसकी एक रूपरेखा बना लीजिए कि हमको परिचय लिखना है, परिचय में क्या क्या लिखना है, ठीक है। उसके बाद हमको निबंध को विस्तार देना है, विस्तार में हमें क्या क्या चीज़ें लिखनी है, ठीक है। और उसके बाद हमको समाधान देना है, समाधान देना है, और फिर उसके बाद हमको निष्कर्ष लिखना है। ये एक मोटा मोटा प्रोफार्मा आप बना लें। इसको कॉपी में ना लिखें, अपने दिमाग में बना लें कि परिचय में जैसे समाज को हमको बताना है, साहित्य को बताना है, साहित्य समाज के नवनिर्माण में कैसे सहायक है, इतनी चीज़ों को यहाँ एक्सप्लेन कर देना है, ठीक है। विस्तार में अब साहित्य ने प्राचीन काल में कैसे समाज का नवनिर्माण किया, साहित्य ने मध्यकाल में कैसे समाज का नवनिर्माण किया, और फिर साहित्य ने आधुनिक काल में कैसे समाज का नवनिर्माण किया। ये हमको कुछ एग्जाम्पल देते हुए, कुछ मतलब कोटेशन लिखते हुए, कुछ पंक्तियाँ लिखते हुए विभिन्न लेखकों की बताते हुए चले जाना है। समाधान कैसे देना है? समाधान में देखिए, जैसे सामयिक संदर्भ में आज साहित्य का उद्देश्य जो है थोड़ा सा निम्न होता गया है, मनोरंजन होता गया है, तो ऐसा साहित्य का उद्देश्य नहीं होना चाहिए। साहित्य का उद्देश्य है कि तत्कालीन समस्याओं को उठाए, उनका समाधान प्रस्तुत करे, गरीबी, बेरोजगारी, ठीक है, साइबर अपराध, यौन अपराध, इन सब के विषय में लिखे ताकि इनके उन्मूलन में सहायक हो। इसी तरीके से आपको एक आगे की राह, आगे साहित्यकारों की दशा और दिशा कैसी होनी चाहिए, उनको कैसे क्या बर्ताव करना चाहिए, कैसे लिखना चाहिए कि समाज में और सुधार हो, हमारा समाज और सभ्य हो, हमारा समाज और विकासोन्मुख हो। तो ये बताते हुए आपको अपना निबंध फिनिश करना है। तो ये मोटे तौर पे अगर आप एक रूपरेखा तैयार कर लेंगे तो आपको निबंध केवल लिखना रहेगा, यानी कि आप लिखते जाएंगे, आपकी पेन नहीं रुकेगी और आपके दिमाग में थॉट आते जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आपको अपना निबंध लिखना है, तैयार करना है। चलिए, अगला हमारा क्या है कि निबंध का परिचय सदैव टॉपिक के अर्थ को स्पष्ट करता हुआ समग्र निबंध का संक्षिप्त प्रस्तुतिकरण होना चाहिए। ये ऊपर हमने बता ही दिया कि टॉपिक के अर्थ को स्पष्ट करता हुआ शॉर्ट में आपको अपना परिचय देना है, एक पैराग्राफ में लिखना है, इससे ज़्यादा नहीं लिखना है। शीर्षक से संबंधित परिचय को एक पैराग्राफ में लिखने के पश्चात मुख्य विषय वस्तु को लिखना शुरू करें। ये भी हमने अभी बता दिया कैसे क्या लिखना है रूपरेखा में। मुख्य विषय वस्तु से संबंधित टॉपिक से जुड़े मुद्दों को सकारात्मक एवं नकारात्मक पक्षों का वर्णन करें। साहित्य ने कैसे समाज के नवनिर्माण में भूमिका निभाई है, ये लिख दीजिए। फिर आज का साहित्य कैसे समाज के नवनिर्माण में अपनी भूमिका का निर्वहन ठीक प्रकार से नहीं कर रहा है, ये भी लिख दीजिए। तो ये इसके पॉजिटिव और निगेटिव हो गए। आगे क्या है, मुख्य विषय वस्तु में उठाए गए मुद्दों का एक उपयुक्त समाधान प्रस्तुत करें। साहित्य कैसे जो है समाज के नवनिर्माण में सहायता कर सकता है, क्या क्या साहित्य का मुख्य लक्ष्य होना चाहिए, समाज के नवनिर्माण में कैसे सहयोगी उसे बनना चाहिए, उसे गरीबी के मुद्दे उठाने चाहिए, उसे बेरोजगारी के मुद्दे उठाने चाहिए, उसे लैंगिक असमानता के मुद्दे उठाने चाहिए, उसे साइबर बुलिंग के मुद्दे उठाने चाहिए, ठीक है। तो ये सब जो है समाधान में आप लिखिए। निष्कर्ष में ना सिर्फ समाधान प्रस्तुत करें बल्कि संपूर्ण निबंध का संक्षिप्त निचोड़ भी उसमें हो। तो ये भी हमने बताया कि निष्कर्ष आगे की राह बताता हुआ होना चाहिए कि यद्यपि जो है ये कमियां अभी भी फिलहाल विद्यमान हैं हमारे समाज में, जिसको साहित्य निरंतर उठाता रहा है,
लेकिन साहित्य ऐसे ही मजबूती से अगर अपना कर्तव्य निभाता रहा तो निश्चित तौर पर जैसे विधवा विवाह, सती प्रथा, ठीक है, आदि का उन्मूलन अतीत में हो चुका है, 3 तलाक का उन्मूलन हो चुका है, वैसे आने वाले भविष्य में इन विभिन्न चुनौतियों का भी उन्मूलन हो जाएगा। तो ऐसे जब आप लिखेंगे वे फॉरवर्ड में आशावादी दृष्टिकोण से आप निष्कर्ष लिखेंगे तो आपको अच्छे नंबर मिलेंगे, आपका निबंध काफ़ी प्रभावी होगा। अब क्या करना है, निबंध पूर्ण हो जाने के पश्चात उसका एक बार स्वयं परीक्षण करें, कहीं अगर वर्तनी आदि संबंधी त्रुटि हो तो उसे सुधार लें। देखिए, निबंध लिखने के बाद कॉपी बंद करने से पहले या निबंध भेजने से पहले एक बार उसका स्वयं से अवलोकन करना चाहिए, स्वयं चेक करना चाहिए कि हमारे निबंध में कहाँ कहाँ क्या क्या त्रुटि है। अगर कोई मुख्य तथ्य है, कोई डेटा है तो उसको अंडरलाइन कर देना है, कहीं वर्तनी की त्रुटि हुई है तो उसको सही कर देना है, क्योंकि निबंध लेखन में वर्तनी की त्रुटि काफ़ी मायने रखती है। अगर आपने वर्तनी संबंधी त्रुटि अपने निबंध में कर दी तो चाहे जितना अच्छा आपने लिखा हो लेकिन आपका निबंध प्रभावी नहीं माना जाएगा। वर्तनी त्रुटि एक मतलब ब्लंडर कहा जाता है, बहुत बड़ी मिस्टेक कही जाती है, ठीक है, तो इसका ध्यान रखना है। तो पुनरीक्षण के दौरान उल्लिखित आंकड़ों, उदाहरणों आदि को अंडरलाइन कर दें जिससे निरीक्षक का ध्यान उस ओर आकर्षित हो, ये हमने आपको बता ही दिया। तो एक निबंध लेखन में आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए ये हमने आपको बता दिया, ठीक है। निबंध लेखन में क्या क्या आपको ध्यान रखना चाहिए ये हमने आपको बता दिया। निबंध लेखन आरओ परीक्षा में, आरओ एग्जाम में जो है ये निबंध आपका जो है 120 अंक का आएगा, 40 गुणे 3 यानी कि 3 सेक्शन होंगे। सेक्शन ए होगा जिसमें 3 टॉपिक होंगे, 1, 2, 3, और ये साहित्य एवं समाज से संबंधित होगा, ठीक है। सेक्शन बी जो आपका आएगा, सेक्शन बी जो आपका आएगा इसमें भी 3 टॉपिक होंगे। ये आपका विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से संबंधित होगा, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से, ठीक, इसमें भी 3 निबंध होंगे। और इसके बाद जो आपका सेक्शन सी होगा, सेक्शन सी आपका जो होगा इसमें भी 3 टॉपिक आपको मिलेंगे और ये आपका समसामयिक विषयों से संबंधित होगा, ठीक है, समसामयिक विषय से संबंधित होगा। और तीनों सेक्शन में से आपको एक एक निबंध लिखना होगा, ठीक है। तीनों सेक्शन में से एक एक निबंध आपको लिखने होंगे, एक इसमें से 40 नंबर का, एक इसमें से 40 नंबर का और एक इसमें से 40 नंबर के निबंध आपको लिखने होंगे। टोटल 120 नंबर के निबंध लिखने होंगे और प्रत्येक निबंध की शब्द सीमा जो होगी 600 शब्दों की होगी, 600 शब्द, ठीक, और 600 शब्द, तो ये आपको लिखना होगा। अब कुछ चीज़ें और हम बताना चाहेंगे, जैसे आप लोगों की कापियों का जब मूल्यांकन किया गया तो उसमें हमको कमियां क्या क्या दिखी। पहली कमी तो ये दिखी कि आप लोगों ने मान लीजिए गूगल, यूट्यूब या कहीं से किसी का निबंध पढ़ा तो हूबहू वही निबंध लिख दिया, ये बिल्कुल गलत बात है। सबसे मुख्य ध्यान यही देना है कि आपका निबंध मौलिक होना चाहिए, ठीक है। मौलिक का मतलब ये हुआ कि आपकी अपनी भाषा में लिखा होना चाहिए, किसी की कॉपी नहीं करना है आपको निबंध लिखते समय, मौलिकता का विशेष ध्यान रखना है। आप किसी का निबंध यूट्यूब, टेलीग्राम या कॉपी किताब आदि कहीं से भी पढ़ें तो उस निबंध से केवल ये समझें
कि इस टॉपिक का जो निबंध आया है इसमें क्या क्या लिखा गया, क्या क्या लिखा जाना चाहिए, कैसे कैसे लिखना है, ये आप समझ लीजिए। लेकिन उसको लिखने की भाषा आपकी अपनी होनी चाहिए। अगर आप किसी का निबंध हूबहू कॉपी करेंगे तो कॉपी चेक करने वाले जो एग्जामिनर होते हैं वो इतने जानकार होते हैं कि तुरंत पकड़ लेते हैं कि आपने निबंध कहीं से कॉपी करके लिखा है या फिर आपने अपनी मौलिक भाषा में लिखा है। तो कहीं से भी निबंध को देखना, पढ़ना और उनसे कंटेंट लेना, इसमें कोई बुराई नहीं, लेकिन आपकी लेखन शैली अपनी होनी चाहिए। किसी और के निबंध को आपको कॉपी नहीं करना है, ठीक है। निर्धारित शब्द सीमा में आपको निबंध लिखना है, दूसरी बात का ध्यान रखना है। और एक महत्वपूर्ण बात, जैसे हम कोई एकेडमिक का या हाई स्कूल इंटर का निबंध नहीं लिख रहे हैं कि प्रस्तावना डाल दिए, ठीक है, फिर विस्तार डाल दिए, ऐसे हेडिंग डाल के आपको अपना निबंध नहीं लिखना है, बल्कि आपको अलग अलग पैराग्राफ में, एक पैराग्राफ में हमने परिचय दे दिया, अगले पैराग्राफ में हमने विस्तार दे दिया, अगले पैराग्राफ में हमने चुनौतियां बता दी, अगले पैराग्राफ में हमने समाधान दे दिया और अगले पैराग्राफ में हमने निष्कर्ष दे दिया। ऐसे 3, 4, 5 पैराग्राफ में आपको अपना निबंध कंप्लीट करना है बिना हेडिंग वोडिंग डाले, ठीक है। और एक पैराग्राफ दूसरे से क्रमिक रूप से जुड़ा हो। क्रमिक रूप से जुड़े होने का मतलब ये नहीं कि पहले परिचय लिख दिए उसके बाद फिर जो है समाधान बता दिए तब चुनौती लिखना है, ऐसे नहीं। परिचय लिख दिए, विस्तार दे दिए, उससे संबंधित चुनौती बता दिए, अब समाधान देंगे, अब निष्कर्ष लिखेंगे। स्टेप बाय स्टेप आपको ऐसे अपना निबंध कंप्लीट करना है, ठीक है। तो ये जो बातें हैं निबंध लेखन में क्या क्या आपको ध्यान रखना चाहिए, ये हमने आपको समझाने की कोशिश की है। अब ये वीडियो देखने के बाद अगर कोई डाउट आपके मन में रह रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में बताएं। आप ग्रुप में भी, टेलीग्राम ग्रुप जो आप लोगों का बना हुआ है उसमें भी आप कमेंट करके बताएं, तो उसको भी दूर करने का प्रयास किया जाएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट करके ज़रूर बताएं कि वीडियो आपको अच्छा लगा, ठीक है। और आप जो है इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, जिससे अधिक से अधिक लोगों तक ये वीडियो पहुंचे और उनको निबंध लेखन में आरओ परीक्षा को लेकर लाभ मिले। तो मिलते हैं फिर किसी और टॉपिक पे चर्चा करते हुए, तब तक आप लोग अच्छे से पढ़ाई करें। धन्यवाद।